Welcome friends, welcome to the second video. In case you haven't still watched the first video, it's highly recommended that you should watch that first. तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर ट्रेड डेफिसिट है तो बहुत सारे तरीके थे फिक्स एक्सचेंज रेट में। सेंट्रल बैंक खुद फॉरेन करेंसी सेल करे, बोरोइंग्स कर लो, आप टैरिफ्स लगा लो, एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर लो, लेकिन आप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स कर लो। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कोई भी तरीका फुल प्रूफ नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसको हम कहें कि ओके ये हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा ही देगा। हमारी तलाश जारी है, हम देखते हैं क्या हमें अब कुछ ऐसा तरीका मिल सकता है जिससे वो जो ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम, क्या वो दूर हो सकेगी। लेट्स सी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डीवैल्यूएशन। अब डीवैल्यूएशन आपको क्या से मतलब पता है, मुझे नहीं मालूम। मैं एक एग्जांपल से आपको ज़रूर सिखा देता हूँ। सपोज़ $1 70 रुपीज़ का है, हम इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं, $1 70 रुपीज़ का है। सडनली डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई। तो हो सकता है इंडियंस को बाहर से कुछ इंपोर्ट करना हो सकता है इंडियंस को यूएसए में घूमने जाना हो, कुछ भी, डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई। नाउ डोंट यू थिंक अगर डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है और आप कॉरेस्पॉन्डिंगली सप्लाई उसकी नहीं बढ़ाते हो तो फिर डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स डॉलर्स एप्रिशिएट हो जाएंगे और आपकी अपनी इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, राइट। इफ़ यू रियली वांट कि वो डेप्रिशिएट ना हो, इफ़ यू रियली वांट कि वो फिक्स्ड रहे उसका वैल्यू, तो आपको उसके बराबर की सप्लाई करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, डॉलर्स की। तो ऐसे में आपके देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई, इन आर केस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडियन लोगों से इंडियन करेंसी लेंगे और बदले में उन्हें देंगे डॉलर्स। इससे क्या होगा, वो जो बढ़ी हुई डिमांड है डॉलर्स की वो कुछ हद तक लेवल्ड अप हो जाएगी विद सप्लाई। तो फिर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट नहीं करेगी, इन अदर वर्ड्स फिक्स एक्सचेंज रेट मेंटेन रहेगी। नाउ अगर ये करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है, बट डोंट यू थिंक अगर परसिस्टेंट डेफिसिट रहे, हमेशा ही आप डॉलर्स की डिमांड बढ़ाए जा रहे हो विद कोई भी रीज़न की वजह से, तो एक समय आएगा जब सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व्स खाली होने लगेंगे। सेंट्रल बैंक कहेगा भैया अब मेरे पास है ही नहीं फॉरेन करेंसी देने को। तो ऐसे में वो जो $1 70 का है, सो कॉल्ड फिक्स करके रखा था आपके सेंट्रल बैंक ने, उसको मजबूरी में उसको चेंज करना होगा। और सपोज वो कर देगा दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दैट $1 which we kept as fixed equal to 70 rupees will now be fixed but with respect to 75। तो अब मेरे को डिवैल्यूएशन से परेशानी क्या है, आपको भी होनी चाहिए कि भैया अगर आपको अल्टीमेटली यही करना था तो शुरू में इतना फॉरेन करेंसी ख़राब क्यों करा, पहला। दूसरा, अगर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ की वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे इन अ वे, आप देखो ना, वैल्यू उसकी कम होनी चाहिए थी, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होनी चाहिए थी कायदे से, आपने नहीं करी आर्टिफिशियल तरीके से या फॉरेन करेंसी यूज़ करके, इंटरवेंशन करके। तो एक्चुअली में आपने आपकी करेंसी की सही वैल्यू नहीं दिखा रहे थे। तो पाप का घड़ा तो भरेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब ये होगा तो फिर आप परेशानी में आ गए हैं। अब आप $1 70 सस्टेन नहीं कर पा रहे एज अ सेंट्रल बैंक एंड आप इसको 75 करेंगे। दैट्स बेसिकली डिवैल्यूएशन। अब वो चाशनी लगा के और बढ़िया बढ़िया कैची वर्ड लगा के तो कोई भी डिवैल्यूएशन की डेफिनेशन आप कर सकते हैं। So the major policy instrument for dealing with payment deficit is devaluation, which usually have to be used with restrictive monetary and fiscal policy. A devaluation is an increase in domestic currency price of foreign exchange. Devaluation is primarily an expenditure switching policy. इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा आपका और आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा, महंगा पड़ेगा ना आपको। How does a devaluation work? Consider a case of a country that has been in full employment with balance of trade equilibrium at point E. आप देख सकते हो पिछले वाले जो हमने वीडियो में देखा था तो उसमें ऑलरेडी हम यहाँ से पास करे थे AD and AS, तो वहाँ डेफिसिट था। Now suppose there is an exogenous fall in export, that is net export schedule shift leftwards. तो आपका नेट एक्सपोर्ट लेफ्टवर्ड गिरने का मतलब है एक्सपोर्ट गिरा है या इम्पोर्ट बढ़ा है। अब इसको कैसे दुरुस्त करें? So with a lower demand for exports and fixed exchange rate, output would decline. AD schedule moves to the left as a result of the fall in export. The lower income reduces imports, but not enough to make up for the loss of export revenue. The net results are therefore unemployment and a trade deficit.
Now the automatic mechanism would work but slowly to restore equilibrium. The country can devalue its currency which would move the NX schedule back to the full employment. जैसे ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ यही राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो याद रहे डिवैल्यूएशन लुक्स लाइक अ गुड पॉलिसी, बट ये अच्छी पॉलिसी तभी है जब आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर हो और कोई एक्सोजीनियस फॉल हो जाए आपके नेट एक्सपोर्ट्स पर. जो ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट पर हो वहाँ से इसको खींचना थोड़ा मुश्किल रहता है, इकोनॉमी को वापस लाना थ्रू ओनली दिस मेथड. तो अब बच्चा कहता है सर सेंट्रल बैंक फाइनेंसिंग कर रहा है वो भी आपने फेल का, बोरिंग आपने फेल का, ऑटोमेटिक आपने फेल का, टैरिफ आपने फेल का, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी आपने फेल का, डीवैल्यूएशन भी आप फेल कह रहे हो, तो क्या करें, हिमालय चले जाएं? मतलब बीमारी का कोई इलाज नहीं है. मैं आपको बताऊं, अगर कोई भयंकर बीमारी हो जाए, भगवान ना करे किसी को कोई भयंकर बीमारी हो जाए, तो क्या एक दवाई से ठीक हो जाएगा वो? नहीं ना, मल्टीपल दवाइयाँ लगेंगी. सेम यहाँ पर है. सो इन जनरल दो अ कंट्री कैनॉट सिक्योर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस बाय जस्ट वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी. तो जनरल रूल ये कहता है कि आप पॉलिसीज यूज़ करो एज मच एज पॉसिबल. एक पॉलिसी से कभी भी आप डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं निकाल सकते. नेक्स्ट है बच्चों एक्सचेंज रेट एंड प्राइसेस. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. कई बारी ना हम भावनाओं में बह जाते हैं, कंसेप्ट को ठीक से नहीं पकड़ते. ये हमारे को लेवल पे लेकर आएगा. A devaluation that take place when domestic and foreign prices are constant will succeed in reducing the relative prices of a country's good and will thus improve the trade balance. इसका मतलब बताता हूँ. अभी आपने डीवैल्यू करा था $1.70 से 75 और आपने कहा अरे अब तो इंपोर्ट कम हो जाएगा क्योंकि महंगा हो जाएगा, अरे अब तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, गोरों को बड़ा मजा आएगा हमसे खरीदने में क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ेगा. वेल व्हाट इफ़ अगर आपके डोमेस्टिक प्राइसेस भी, जनरल प्राइसेस भी ₹5 बढ़ जाएँ? सर क्या मतलब कि तेरी करेंसी ₹5 तूने डिवैल्यू करी, हाँ, अगर तेरे जनरल प्राइसेस भी ₹5 बढ़ जाएं तो कोई फ़ायदा होगा क्या? नहीं सर. तो टर्म डेप्रिसिएशन नहीं देखनी चाहिए, रियल डेप्रिसिएशन होनी चाहिए. रियल डेप्रिसिएशन कब होती है वो समझते हैं. सो दिस इज कॉल्ड रियल डेप्रिसिएशन. सिंस रियल एक्सचेंज रेट का ये फॉर्मूला है, पी एफ गिवन है, तो रियल डिवैल्यूएशन अकर्स व्हेन ई अपॉन पी राइजेस और व्हेन द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस बाय मोर देन प्राइस. तो कायदे से तो जो आपने ₹5 से अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करी थी ना, डिवैल्यू करी थी रादर, प्राइस बिल्कुल चेंज ना हो तो बेस्ट है. और अगर आपका प्राइस बढ़ भी रहा है डोमेस्टिक तो वो ₹2-3 बढ़े, ₹4 बढ़े, यानी जितनी आपने करेंसी डिवैल्यू करी है उससे कम प्राइस बढ़ेगा तो ही इफेक्टिव रहेगा वो डिवैल्यूएशन. उसको रियल बोलेंगे. थे वी यूज़ अ फिगर, लेट PUS बी द प्राइस लेवल इन USA, P the Mexican price level and E Mexico's exchange rate, that is number of pesos per dollar. तो अब आप मैक्सिकन है. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट एन ऑयल प्राइस फॉल इन वर्ल्ड मार्केट रिड्यूसेस मैक्सिकोज एक्सपोर्ट अर्निंग एट ईच प्राइस लेवल एंड दस क्रिएट अ डेफिसिट. कि ये बहुत तेल एक्सपोर्ट करते थे और वो एकदम उसका प्राइस गिर गया मार्केट में. तो अब इनिशियली आप ई पर है, यहाँ पर है. ठीक है सर. So, in the short run, country might absorb this shock by staying at point E, borrowing abroad to finance the external deficit. But that's not possible forever. भैया लोन कब तक लोगे? Country has to somehow move to this E double prime either through automatic mechanism or devaluation. But the devaluation can be frustrated if it is offset by increase in domestic price. तो बेसिक बात वही आ जाती है, खाली devaluation से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू मेक श्योर कि जो रिलेटिव प्राइसेस हैं वो भी आपके फेवर में गिरे, आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के फेवर में गिरे या एटलीस्ट आपके अगेंस्ट ना जाए. सो दस व्हाट वन रियली नीड्स इज रियल डेप्रिसिएशन, नॉट द डेप्रिसिएशन अलोन, और रियल डीवैल्यूएशन, नॉट द डीवैल्यूएशन अलोन. नाउ गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉलिंग पेग एक्सचेंज रेट्स. वेल, एक सिनेरियो लेते हैं. सपोज़ आपकी कंट्री में 10% इन्फ्लेशन बढ़ रही है और आपके जो ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, वहाँ पे 6% बढ़ रही है इन्फ्लेशन. सो ना डोंट यू थिंक 4% एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन आपके देश में बढ़ रही है? येस सर. डोंट यू थिंक आपके गुड्स महंगे हो जाएंगे कंपेरेटिवली ज़्यादा? येस सर. तो डोंट यू थिंक यू विल बी लूजिंग आउट ऑन योर कंपेटिटिवनेस? येस सर. तो आइए इससे कैसे निपटा जाए वो अब हम आपको दिखाते हैं. So when a country experiences inflation above the rate of its trading partners, holding the exchange rate fixed would imply a steady loss in competitiveness. In order to avoid the widening deficit, many countries follows a crawling peg exchange rate policy. Under a crawling peg exchange rate policy, the exchange rate is depreciated at a rate roughly equal to the inflation differential between the country and its trading partners.
सो इन आर एग्जाम्पल हमारे में 4% एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन बढ़ रही थी एज़ कम्पेयर टू आर ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो हम 4% के हिसाब से अपनी एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट करेंगे. So the idea of crawling peg is to maintain the real exchange rate constant by raising the nominal exchange rate as the rate of proportionate prices. So countries are often and easily tempted to use the exchange rate to slow inflation when the exchange rate is held constant. The prices of imports stay constant. This slows inflation, but the reduction in inflation is brought by a steadily reducing your competitiveness. It brings about a foreign exchange crisis. तो अगर आप अपनी एक्सचेंज रेट फिक्स रखते हो तो फिर आपको दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको ठीक है इम्पोर्ट उसी रेट पर पड़ेगा, बट डोंट यू थिंक आपके गुड्स कंपैरेटिवली महंगे होंगे तो आपकी कंपेटिटिवनेस यू आर गोना लूज ऑन दैट. In the end, inflation has to be stopped by monetary and fiscal policy. Exchange rate policy is at best a supplementary tool, at times a very valuable one, but it cannot do most of the work in disinflation. तो ठीक है आप अपनी करेंसी डेप्रिशिएट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. आपको अपनी इन्फ्लेशन कम करने के लिए बाकी पॉलिसीज़ लाइक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा. मेरली जस्ट सिर्फ आप इन्फ्लेशन को दुरुस्त करने के लिए एक्सचेंज रेट पर ही अगर भरोसा करते हैं या उसी पर रिलाई करते हैं, आई डोंट think so. It's gonna be a great idea. Now, exchange rate changes and trade adjustment. Well, empirical issues. The first is whether nominal devaluation do usually succeed in achieving real devaluation, and whether changes in relative prices, if they occur, do improve the current account. इसको मैं डिटेल में भी आपको सिखाता हूँ. So, exchange rate and relative price adjustment. Well, a process in which changes in prices feed back into wages and from their into prices is one of the wage price spiral that may produce considerable volatility in the price level it's from. So suppose first that the real wage is fixed in terms of consumer price index, which includes both domestic good and import, so that changes in consumer price index are fully passed on to the wages. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार जो प्राइस के चेंजेस हैं वो वेजेस के अंदर पास ऑन होंगे और कैसे वो आपकी कंपेटिटिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो फिक्स प्राइसेस आप लेते हैं उसमें डोमेस्टिक गुड के प्राइसेस भी हैं और फॉरेन गुड के प्राइसेस भी हैं. Assume second that changes in wages are fully passed on into the increased domestic prices. Now suppose the country has to devalue to try to restore the trade balance. तो कंट्री ने devalue किया, वही $1.70 का था उसको 72 किया फॉर एग्जाम्पल. So the devaluation raises import prices and thereby raises consumer prices. Why? Because consumer price index में आपके दोनों goods included है. So to maintain the real wage, workers demand higher money wages which firms grant and pass on by raising prices. It means that the real wages in terms of domestic output are also unchanged. अब हुआ क्या, क्योंकि आपने डिवैल्यू करा तो पहले जो आपके देश के वर्कर्स बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे थे अब उन्हें महंगा पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा. उन आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपने डोमेस्टिक गुड का प्राइस भी लिया और फॉरेन गुड का प्राइस भी लिया. येस सर. सो डोंट यू पीपल थिंक एज अ रिजल्ट आपको महंगा पड़ने वाला है बाहर से इंपोर्ट. येस सर. तो अब क्योंकि महंगा पड़ेगा, प्राइस बढ़ेंगे तो रियल वेज गिरेगा, रियल वेज गिरेगा तो आपके वर्कर्स अपने एम्प्लॉयर के पास गए और बोले हमारे वेज बढ़ाओ. नाउ डोंट यू थिंक अगर वो वेज बढ़ाते हैं विच दे मस्ट इन ऑर्डर टू कीप द रियल वेज कॉन्स्टेंट, तो आपके देश में भी गुड्स महंगे हो जाएंगे बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी प्रोड्यूसर्स की. सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. Thus nominal devaluation has no effect on the real exchange rate. This is not the end of the story though. If the government does not increase the money stock, then the higher price reduce real balance and aggregate demand. With income down, the current account improves. अब फ्लिप साइड ये है कि क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं और आपका जो रियल बैलेंस है वो रिड्यूस होता है, जिससे ऑब्वियसली लोग कम डिमांड करेंगे, डिमांड कम करेंगे, इनकम कम हो जाएगी और इनकम कम होगी तो उनकी जो क्या बोलते हैं जो इम्पोर्ट की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी. ठीक है. सो सेकेंड कॉन्टेक्स्ट इन विच द आइडिया ऑफ स्टिकी रियल वेज इज इंपॉर्टेंट इज दैट ऑफ रियल डिस्टर्बेंस. और उससे पहले एक मैं भूल गया हूँ. दस इट इज़ क्रूशल दैट द फेड not accommodate nominal price increase if it wants to achieve a real devaluation. A second context in which the idea of sticky real wage is important is that of real disturbance. Suppose our export demand declines permanently because of, say, introduction of superior technology abroad. So to return to full employment, the relative price of our goods must fall in order to encourage foreign demand. If we devalue and workers succeed in restoring their real wage and prices are marked up rather on wages, there will be no change in the relative price of our good. Thus, the only way to reduce the real wage would be
to having unemployment. So in general, countries that devalue have to use restrictive aggregate demand policy to make sure that the induced increase in its prices do not simply undo the real effects of the nominal devaluation. So guys, our next topic is relative price and trade balance, popularly known as J curve. आगे आपको एक पेपर पढ़ने को मिलेगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पर भी जे कर्व काफ़ी डिटेल्ड में एक्सप्लेंड है नेक्स्ट सेमेस्टर्स में. तो आइए समझते हैं जे कर्व. वेल, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑन द ट्रेड बैलेंस एंड द पॉसिबिलिटी दैट अ डेप्रिसिएशन वर्सन्स द ट्रेड बैलेंस. तो आप एक बात समझो, अगर आप अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करते हो फॉर एग्जांपल, या डीवैल्यू करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको ये लग रहा होगा कि इससे एक्सपोर्ट एनकरेज हो जाएगा, इससे इंपोर्ट कम हो जाएगा. लेकिन जे कर्व कहता है कि शॉर्ट रन में कोई खास फर्क पड़ता नहीं. आइए बात करते हैं. We write the trade balance measured in terms of domestic goods as net export is equal to x minus EPF upon PQ, where x is export, Q is import quantity, EPF upon PQ thus measures the value of our import in terms of domestic goods. Suppose now we have an exchange depreciation with P and PF unchanged. Now the relative price of imports rises. This leads to two effects. The physical volume of import does not change. Their value measured in domestic currency unambiguously increases. क्यों? क्योंकि आपको वही क्वांटिटी लेने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस विच मीन्स हायर इम्पोर्ट स्पेंडिंग देन thus worsening the trade balance. However, there are two volume responses in the opposite direction. Exports should rise because our goods are now cheaper for foreigners to buy, and the volume of imports should decline because imports are more expensive. So whether that happens, well, short run में इतना होता नहीं क्योंकि लोगों की कंजम्पशन हैबिट या कंजम्पशन पैटर्न समवेयर सेम रहते हैं. तो लॉन्ग रन में इफेक्ट आता है. आइए पढ़ते. The question then is whether the volume effect on import and export are sufficiently strong to outweigh the price effect, that is whether depreciation raises or lowers net exports. The empirical evidence on this is very strong and shows the following results. The short run volume effect like 1 year are quite small. यानी शॉर्ट रन में कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि अब एकदम तो हैबिट चेंज नहीं होती ना प्राइस चेंज होने पर भी. लॉन्ग रन वॉल्यूम इफेक्ट बाय कॉन्टैक्ट्स आर क्वाइट बिग and certainly enough to make the trade balance respond in the normal fashion to a relative price change. Why does this pattern of responses take place? First, the low short-term and high long-term volume effect result from the time consumer and producer take to adjust to changes in relative price. Some of these adjustments may be instantaneous. For example, it may take 6 months to a year to adjust, and that reallocation of production internationally in response to changes in relative costs and prices may take years. A case in point is increased foreign direct investment. In the long run, such direct investment leads to reduced import and thus to an improved trade balance. But don't you think it will take years? ऐसे थोड़ा ना FDI आ जाएगी एकदम से आप रेट चेंज करोगे और एकदम से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो इन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. So in short, the short-term effect result primarily from increased import prices with very few offsetting volume effect. That therefore trade balance worsens initially over time as export rises and import declines. The volume effect come to dominate only in the long run, and the trade balance shows an improvement. This particular pattern is called J curve. Now कुछ बच्चे कहते हैं कि why it is called a J curve. तो आइए इसके बारे में कुछ हम आपके लिए बात करते हैं मेरा बच्चों.